हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7, जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाओं के बारे में है। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि समग्र मांग का अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और समग्र मांग के जो 4 कंपोनेंट्स है उनको हमने समझा पिछली वीडियो में। होपफुली वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की जो वीडियो उसमें हम समग्र मांग अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं और जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, यानी कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि समग्र मांग वक्र कैसे बनाया जाता है इस अनुसूची के आधार पर। तो आज की वीडियो में पहले हम अनुसूची को देख लेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समग्र मांग वक्र। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। समग्र मांग अनुसूची का अर्थ क्या होता है? समग्र मांग अनुसूची आय के अलग अलग स्तरों पर समग्र मांग को प्रकट करती है। यानी कि जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये समग्र मांग अनुसूची है, तो ये किसको दिखाएगी? मांग को दिखाएगी। और मांग किसके पर्सपेक्टिव में दिखाएगी? आय के में। आय के अलग अलग स्तरों पर समग्र मांग को दिखाती है। अब जैसा कि इस अनुसूची में देखा जा सकता है, जब किसी पर्सन की आय 0 होती है तो एग्रीगेट डिमांड है वो 60 है, जब 100 हो जाएगी तो 140 हो जाएगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे समग्र मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको ये अनुसूची शो करती है। तो समग्र मांग अनुसूची का मतलब है आय के विभिन्न स्तरों पर, यानी कि जब अलग अलग आय के स्तर होते हैं उसके ऊपर जो समग्र मांग को प्रकट करेगी समग्र मांग अनुसूची। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिसको आप अनुसूची के माध्यम से देखोगे तो आसानी से लिख सकते हो कि समग्र मांग अनुसूची आय के अलग अलग स्तरों पर समग्र मांग को प्रकट करती है। समग्र मांग को समग्र व्यय भी कहा जाता है। अब जैसा कि इसका हमें पता है कि समग्र मांग का मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम मांग करते हैं, यानी कि जिस चीज की हम डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 बिस्किट के पैकेट चाहिए, 2 ब्रेड के पैकेट चाहिए, तो ये आपकी मांग हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? इसको खरीदने के लिए पैसे खर्च करोगे ना। तो इसलिए समग्र मांग को समग्र व्यय भी कहा जाता है, क्योंकि मांग का मतलब जिस चीज की मांग करते हैं और व्यय का मतलब उसको खरीदने के ऊपर जो पैसा खर्च होने वाला है। तो समग्र मांग को समग्र व्यय भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समग्र मांग को इंग्लिश में एडी बोलेंगे, जिसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड। और अगर समग्र व्यय लिखा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो एडी लिखा जाए या एई लिखा जाए, आपको ध्यान में रखना है कि समग्र मांग की बात हो रही है। और समग्र मांग को आय के संबंध में ही हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है वो है कि समग्र मांग अनुसूची से क्या प्रकट होता है। यानी कि जो ये अनुसूची होती है, जो आय और मांग के बीच में जो संबंध होता है उसको दिखाती है। तो इससे क्या क्या चीजें प्रकट होती है? तो ये अर्थव्यवस्था में खर्च का कुछ न्यूनतम स्तर हमेशा होता है, इस चीज को दिखाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय शून्य है, यानी कि अगर कोई पर्सन है उसकी आय कुछ भी नहीं है, 0 है उसकी इनकम, तब भी वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्चा जरूर करेगा। तो अर्थव्यवस्था में खर्च का कोई न्यूनतम स्तर जरूर होता है। अगर किसी पर्सन की इनकम 0 होती है तब भी वो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करेगा अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, जैसे खाने का सामान, पीने का सामान, रहने के लिए जगह। तो इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्चा जरूर करता है, भले उसकी इनकम 0 होती है। तो समग्र मांग अनुसूची से पहला पॉइंट ये प्रकट होता है। सेकंड, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ती है। जैसा कि हमें पता है, अगर किसी पर्सन की आय 10,000 रुपए है और आने वाले टाइम में उसकी इनकम हो जाती है 30,000 रुपए, तो 10,000 पे जो उसकी समग्र मांग होगी वो कम होगी, 30,000 पे जो उसकी मांग होगी वो बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे किसी पर्सन की आय बढ़ती है, इस टेबल में भी देख सकते हैं कि जब उसकी इनकम 100 होती है तो समग्र मांग 140 होती है। अब जैसे इनकम बढ़ के 600 हो गई तो समग्र मांग बढ़ के 540 हो गई। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ती जाती है। जब ज्यादा आय होने लगती है तब लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा ही खर्च करते हैं और बाकी को बचत के रूप में रखने लगते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तब उनका कंजप्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना वो पैसा कमा रहे उतना ही कंजप्शन कर लेंगे, यानी कि उतना ही खर्च कर देंगे। जब इनकम ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद में लोग अपने खर्चे को साइड में निकाल कर कुछ हिस्सा उसका बचत के रूप में भी रखने लग जाते हैं। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे इस टेबल में कि जब इनकम लेवल 100 है तो उस टाइम पे जो समग्र मांग है वो 140 है। अभी ये इनकम से ज्यादा चल रही है समग्र मांग। जब ये 200 हो जाएगा, जब ये 220 है तब भी ज्यादा ही है। अगर ये 300 है, 300 यहाँ पर ये इनकम और जो इसका खर्चा है वो दोनों बराबर है, 300 300 ही है। यहाँ पर जब ये 400 हो गई तो अब ये कम होने लग गया खर्चा। क्यों? जब इसकी इनकम बढ़कर 400 हो जाती है तो यहाँ पर समग्र मांग जो है 380 हो जाएगी। जब 500 हो जाएगी तो ये 460 हो जाएगी। तो यानी कि अब ये अपनी इनकम का सारा पार्ट खर्च नहीं कर रहा है, अब इसमें से कुछ पार्ट है जिसको वो सेविंग करने लग गया है।
तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जैसे-जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो सारा पैसा खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ पार्ट को सेव भी करने लग जाते हैं जिसको हम बचत बोलते हैं। ये समग्र मांग अनुसूची है जो समग्र मांग के टेबल को दिखाता है कि आय के विभिन्न स्तर और समग्र मांग के विभिन्न स्तर। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम इस टेबल की मदद से जो वक्र होता है वो कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे, यानी कि समग्र मांग अनुसूची के माध्यम से समग्र मांग वक्र का निर्माण कैसे होगा उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।